Very comedy, Warm welcome and thanks to our Chief Guest, Honorable Cabinet Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs, and our distinguished guest, Dr. Zafar Akhund, CEC Kargil, Mr. Muhammad Hanifa, Honorable MP Ladakh, Mr. Muhammad Ali Mazaz, Chairman Hajj Committee Kargil, Shri Shrikant Balasaheb Suse, Deputy Commissioner Kargil. I also extend my warm welcome to dear guests, beneficiaries, colleagues and friends to this significant event. MP sir. Khatak to DC Kargil. और तमाम बेनिफिशियरी के साथ साथ हमारे यहाँ अधिकारी ऑफिसर्स बेनिफिशियरीज के साथ साथ और भी यहाँ दूर दराज से आप लोग आज इस मीटिंग में आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज रात मैं करगिल में रुकने का मौका मिला और काफ़ी चीज़ों का एक तरीके से मुझे फिर से जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे तो लद्दाख मेरे लिए कोई पुराना जगह तो नहीं है, काफ़ी सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ और 1999 से मैं बीच बीच में किसी न किसी काम से आते रहा। 99 में मैं जब कमीशन में खादी कमीशन में थे तो मैंने सोचा यहाँ जैसे पहाड़ों में यहाँ हमारा याक होते हैं, शिप होते हैं, उनके जो वुल है उनके आइटम्स क्या हम बना सकते हैं इसका बारे में जानकारी लेने के लिए। और बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से 1999 फिर 2004 उसके बाद कंटिन्यूसली बीच बीच में आया है, लेकिन अलग अलग काम से अलग अलग समय में आया है। आज मैं जिस विभाग में काम कर रहा हूं उसके हिसाब से फिर मुझे नई सिरे से सोचना है कि लद्दाख के लिए मैं क्या कर सकता हूं। पिछले पहले टर्म में ये मेरा तीसरे टर्म मंत्री के रूप में है। एमपी के हिसाब से तो मेरा बात उठाना, देश का हालत क्या है उसके बारे में बात करना, ये तो होते थे, लेकिन
मैं जब गृह राज्य मंत्री था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, तो सिक्योरिटी का दृष्टि से और बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का दृष्टि से मैंने काफी यहाँ का जायजा लिया। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का जो विचार है उसको किस तरीके से बॉर्डर एरिया तक पहुंचाना है मैंने काम किया। और बहुत एरिया जहां आम आदमी जाते नहीं है, क्योंकि मैं मंत्रालय में था तो छोटे हेलीकॉप्टर लेकर के, चाहे वो सियाचिन के अंदर में हो या जंस्कार का कोई कोने में हो, करगिल का लास्ट पॉइंट में, या इधर डेमचौक साइड में हो, या किसी कोने में चंगतंग साइड में, ऐसे मैंने कोने कोने लद्दाख को देखा है। और इस बीच में काफी लद्दाख के लोगों से मिलने का भी मौका मिला है। जगह देखना एक बात होता है, लेकिन वहां के लोगों से मिलना ये उससे भी बड़ी चीज होती है। तो मैंने जैसे देखा और जो जरूरतमंद का काफी चीज मैंने सोचा है। मैं जब खेल मंत्री था, सेकेंड टर्म में मैं स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स, आयुष और माइनॉरिटी अफेयर्स जो मैं अभी संभाल रहा हूँ उसका भी मैंने 2 साल एडिशनल मेरे पास वो चार्ज में थे। तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन उस लिहाज से यहाँ मैं कोई बैठक नहीं हुई। मैंने कल सुना डिप्टी हमारा जो कमिश्नर है श्रीकांत जी ने बताया कि हमने लद्दाख के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, लद्दाख के युवा काफी टैलेंटेड होते हैं, उसके लिए स्पोर्ट्स का कुछ फैसिलिटी सेंटर खोलने का निर्णय किया था। कश्मीर के अंदर में तो बहुत बड़ी तादाद में फैसिलिटी बन चुके हैं, जम्मू में भी और वैली में भी। यहाँ आइस हॉकी को लेकर के एथलेटिक्स का ट्रैक्स बनाना है, इंडोर हॉल, काफी चीज हमने शुरुआत की, लेह में भी, करगिल में भी। तो मुझे बताया गया कि यहाँ का जो फैसिलिटी है शायद लगभग बन करके तैयार हो गए हैं। इसी प्रकार से मेरे कई जिम्मेदारी थी। मैं जब कानून मंत्री था तो हमारे यहाँ लद्दाख क्षेत्र बड़ा है, मुश्किल है, यहाँ आबादी कम है, तो आने जाने में तकलीफ होते हैं। तो लोगों को अपने जगह में इंसाफ कैसे दिला सके, लोगों को छोटे छोटे चीजों के लिए परेशानी ना हो, अपने जगह में बैठ करके उसके चौखट में हम इंसाफ कैसे पहुंचा सके, इसलिए काफी व्यवस्था किया है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एक ही हाई कोर्ट है, तो मैंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट, सबको साथ में लेकर के काफी काम किया। और जो लोक अदालत भी बैठाया हमने, काफी मुझे यकीन है कि इन चीजों से यहाँ के लोगों के जिंदगी में और आसान और आराम जरूर मिला होगा, ये मैं यकीन करता हूँ। अब मेरा विशेष दायित्व है आपके पूरे इलाकों में, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटीज का लगभग डोमिनेशन है। हमारे यहाँ मुसलमान और बौद्ध दोनों लगभग आधा आधा के हिसाब से लद्दाख में रहते हैं। तो एक तरीके से मेरा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है आपके जिंदगी को आसान करने के लिए और विकास के दर को और तेजी से आगे ले जाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मंत्र रहा है कि सबके साथ सबके विकास। तो सबका साथ सबका विकास का मंत्र जो है ये तभी पूरा होगा जो हमारा माइनॉरिटीज, देश में हमारा संख्या कम है, माइनॉरिटीज को कितने तरीके से हम आगे ले जा सकता है, वो बहुत इस चीज पर निर्भर करता है कि हम कितना माइनॉरिटीज का दुख तकलीफ को हम समझ सके और उनका विकास के लिए हम कार्यक्रम चला सके। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज मैं फोकस करूंगा 1-2 चीजों पर। अभी आपके सामने में बहुत अच्छे तरीके से हमारा एमडी साहब ने जो बताया
हमारे शफत सुल्तान जी ने जो बताया उसमें कई हमारे जो नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की ओर से जो स्कीम जाते हैं, जो लोन देते हैं, उसके बारे में बताया। और हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हिल्स जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसके चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर अब्दुल साहब ने एक मेमोरेंडम पेश किए हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा है, मैं डिटेल में इसको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ लेकिन बहुत समय लग जाएगा, लेकिन संक्षेप में बताना चाहता हूँ। पहले तो हमारा जो टारगेट है जिंदगी में हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकें, हमारे नेशनल डेवलपमेंट माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत और जम्मू कश्मीर का आपका जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसका जम्मू कश्मीर लद्दाख ये आपका कंबाइंड फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ये हमारा एक तरीके से यहाँ का ताकत है, इनके जरिए हम यहाँ काम कर सकते हैं। और साथ साथ में हमारे यहाँ चैनलाइजिंग एजेंसी है सिडको, जो सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। सिडको के माध्यम से कल मैंने जब यहाँ चर्चा की तो मुझे अच्छा लगा, यह बहुत प्रोएक्टिव है। आज मेरा सेक्रेटरी को मैंने बताया कि इस विजिट के बाद इसमें तो हम पुराने काम के बारे में जिक्र कर रहे हैं, अगले बार जब हम यहाँ आएंगे तो एक तरीके से आप समझ लीजिए एक पैकेज का दृष्टि से हर क्षेत्र में हम अलग अलग बड़ा सोच के साथ जो हम आज यहाँ से वापस जाएंगे तो अगले 6-7 साल भर के अंदर में दूसरा मेरा यहाँ विजिट होंगे तो मैं कोई गांव में भी जाना चाहूँगा और तो दूर दराज में हम कार्यक्रम करना चाहेंगे। तो उस समय काफ़ी प्रोजेक्ट हम अप्रूवल करके ही फिर हम आपके बीच में आऊँगा। आज जो लोन इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप खुद को काबिलियत, आपके जो हुनर है उसको आगे ले जाते हुए आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि आप औरों को भी, बाकी को भी आप नौकरी दे सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन वो आपके माध्यम से, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, ट्रेडिशनल काम भी करते हैं और मॉडर्न काम कमर्शियल दृष्टि से वो काम कर सकते हैं। तो उसका भी हम लोगों को फैब्रिक जो हमारा आर्ट्स है उसका काम कर सकते हैं। अपने हुनर के हिसाब से हम टर्म्स लोन जो देते हैं वो आपका जिंदगी को बदलने में बहुत बड़ा काम होगा और यहाँ के युवाओं का जिंदगी जो है कोई बेकार में ना जाए, इसका सुनिश्चित करना ये हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है। तो बहुत अच्छा से हमारे एमडी साहब ने एक्सप्लेन किया और नंबर के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर में सबसे अच्छा जो एजुकेशन हुआ है वो यहाँ लद्दाख जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन को मैं विशेष करके मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा से ये स्कीम, ये प्रोग्राम आप लोगों ने चलाया है। और सिडको के माध्यम से हमारे यहाँ जो चैनलाइजिंग एजेंसी है हम और भी आगे काम करेंगे और ये संख्या हम बढ़ाएंगे। आज हमारे यहाँ कुछ पैसे हम जो आपको यहाँ दे रहे हैं उसमें करगिल और लेह के लिए 28 करोड़ जो डिसबर्स किया हुआ था, ओवर 700 बेनिफिशियरीज इन द पास्ट, वो मेरे ख्याल से संख्या ठीक है, मगर हम आगे इसको सब्सटेंशियली हम इंक्रीज करना चाहेंगे। हम हैंड होल्डिंग के साथ साथ आप दोनों एजेंसी को हम मजबूत कराएंगे और आपका सफिशिएंट फंड हम उपलब्ध करेंगे। उसके बाद में यहाँ हमारा कल्चरल हेरिटेज, पुराने हमारा अपना अपना पारंपरिक सिस्टम है और हमारा माइनॉरिटी का पहचान है, वही हमारा पहचान है। ये पहचान रहना चाहिए। मैं खुद भी माइनॉरिटी हूं, तो हम लोग का ख्याल से ऐसे है कि हमारा देश में माइनॉरिटी जरूर है
लेकिन किसी तरीके से हम माइनॉरिटी फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में हर एक नागरिक बराबर है कि जो हिंदू है वही मुसलमान है, वही बौद्ध है, वही क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, वही हमारे पारसी है, वही हमारे क्रिश्चियन, सब हम लोग बराबर है। इसमें कोई डिफरेंशिएशन करने का परिस्थिति नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी माइनॉरिटी होने के नाते हमको कुछ विशेष सपोर्ट चाहिए। तो उस दृष्टि से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने जो एलोकेशन और जो सपोर्ट दिए हैं हमारा मिनिस्ट्री को, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हम विशेष ध्यान देना चाहते हैं। एक प्रपोजल लेह साइड से भी आया है। यह ठंडा बर्फीला जगह है, यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत कठिन है, तो यहाँ जो पॉन्ड्स होते हैं ना, वाटर रिजर्वेशन का जिंक बोलते हैं सर, जिंक, तो उसका क्योंकि जैसे पानी ये सिंधु नदी है और आगे सिंधु वहां संस्कार से आते हैं, और इस तरीके से कल मैंने लामा यूरो क्रॉस करने के बाद एक मीडियम साइज का एक छोटा सा नदी देखा है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे नदी है, उसके अलावा और छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं, उनका प्रिजर्वेशन कैसे हो, और आप जो जिंक करते हैं वो वाटर रिजर्वायर क्रिएट करके फिर बाद में आप उसको सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का हिसाब से, और भी कई चीजों में यहाँ जो हर्ड्स करते हैं, हर्डर्स है, नोमैड्स है, इन लोगों के लिए भी छोटा छोटा पानी का सोर्स का व्यवस्था करना, ये हमारा जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रपोजल हमारे पास आए, मैंने सेक्रेटरी को कहा कि इसको पॉजिटिवली आप ये कीजिए, क्योंकि कभी कभी सरकार में क्या होता है आप लोग को मालूम है, हमारा कुछ गाइडलाइंस होते हैं और गाइडलाइन से आगे पीछे ऑफिसर जाते नहीं। जितना सरकारी मुलाजिम होते हैं वो सरकारी नियम से चलते हैं, और नियम से बाहर जाएंगे तो फिर उनका ऊपर में कार्रवाई होते हैं कि आप नियम के विरुद्ध गए हैं। तो हम साफ साफ करना चाहते हैं कि हम नियम रूल इसीलिए बनाते हैं कि लोगों को हम मदद कर सकें। अगर नियम बदलना होगा तो हम नियम बदलेंगे, लेकिन लोगों का काम होना चाहिए। तो ये जो फोर्स का जो प्रपोजल आया है, तो मैंने आज सुबह ही सेक्रेटरी को बताया कि इसको आप मेरे दिल्ली आने तक आप इसका देखिए कि इसमें रूल्स और प्रोविजन चेंज करके हम इसको लद्दाख के लोगों के लिए हम करना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, वो जरूर होगा। यहाँ काफी अपॉर्चुनिटीज है टूरिज्म के दृष्टि से। कल जैसे मुझे डीसी साहब, एसपी साहब ने बताया, और हमारा बाद में इंटरेक्शन होते समय हमारा चेयरमैन साहब ने मुझे बताया, हमारा अनायत अली जी तो हमको 2-3 बार पहले भी मिल चुके हैं, उन्होंने मुझे बताया यहाँ एक तरीके से लेह में जितना टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, यहाँ नहीं हुआ करगिल में। और आने वाले दिनों में करगिल टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स का बड़ा हब बन सकता है, पूरा यहाँ उसका पोटेंशियल है। एयरपोर्ट का कुछ टोपोग्राफिक डिफिकल्टीज है, मगर उनका भी हम लोग सबको विचार करना होगा। अभी हमारा एमपी साहब ने, हनीफा साहब ने जो बताया कि यहाँ डिफेंस को लेकर के उनका लैंड का अवेलेबिलिटी का यहाँ कमी है, उसका भी चर्चा कर रहे हैं। हम लोग सब मिल करके उसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। रोड जो है, अब जोजिला टनल बनने के बाद और जंस्कार से यहाँ और जंस्कार से दारचा का और फिर जंस्कार से नीमो का जो रास्ता है, ये लगभग अब फाइनल स्टेज में है। मैं अभी भी चुनाव में जंस्कार जाके आए थे, मैंने ड्राइव भी किया उस रास्ते में। थोड़ा सा जो पैच बाकी है उसको भी स्पीड अप करवाएंगे अभी हम बीआरओ और बाकी एजेंसी को बात करके। ये सारा रोड श्रीनगर से करगिल और करगिल से जंस्कार ले और आगे का जितना रास्ता है और बॉर्डर तरफ का सारा रोड का जो कंडीशन है वो टॉप क्लास का बन जाएगा, तो लोगों को यहाँ पहुंचने में बहुत आसान होगा। तो इस हिसाब से यहाँ लोगों का आने का
जो नंबर्स है वो कई गुना बढ़ने वाले हैं। बाद में आपको लगेगा कि कारगिल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल्स है, बाकी गेस्ट हाउस, होम स्टे वगैरह, वो काफी नहीं होगा। उसी में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो इस हिसाब से चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स का हो, चाहे आपका कल्चरल हेरिटेज टूरिस्ट अट्रैक्शन कराने के लिए उसको रीडेवलपमेंट का हिसाब से करना हो, कई चीजों का मेरे मन में है। मैं आपको आज इतना मैं कहना चाहता हूं कि अगले बार आने के बाद एक बड़ा सोच के साथ, बड़ा प्लानिंग के साथ में, आपके यहाँ एमपी साहब है, आपके डॉक्टर साहब है चेयरमैन, और कई लोगों का यहाँ जो जानकारी लोग हैं उनसे हम बातचीत आगे भी करेंगे। मुहर्रम का बारे में एक रिक्वेस्ट जो मैंने देखा है, के साथ में हम कुछ समय के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, तो मुहर्रम पैकेज के बारे में जिक्र किया है। ये हमारे लिए विशेष है। और हज के लिए जो सऊदी अरब मक्का जाते हैं और काफी लंबा उसका वहाँ रहना होता है, अलग अलग समय में अलग अलग जगह में जाने का एक टाइम लिमिट होते हैं, उसी के समय ही आपको वहाँ पहुँचना होता है। तो हज कमेटी अब चेयरमैन साहब यहाँ है। मैंने अभी जितने हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं और हज कमेटी के चेयरमैन और कई लोग मेरे पास अभी आए हैं, क्योंकि मैं अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते मेरा पास वक्त बहुत टाइट रहता है। तो फिर भी समय निकाल करके मैं बाकी लोगों से भी मिल रहा हूँ और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगले बार हिंदुस्तान से जितने भी हज के लिए जो जाएंगे, जितने हाजियों का व्यवस्था है, उनका अरेंजमेंट है मक्का मदीना जाने का, उसको मैं और आसान और सुविधा के साथ करने जा रहा हूँ। मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के बाकी चीज़ों का, जो गए अभी हज का जो रिकॉर्ड्स मैंने देखा है, वहाँ बहुत गर्मी रहा है और सऊदी अरब के वहाँ एक सिस्टम है जिसको हम जबरदस्ती टेक ओवर नहीं कर पाते हैं। मैं शायद नवंबर के आसपास सऊदी अरब जाऊँगा, तो वहाँ के मंत्री जो हज के मिनिस्टर है उसका मैसेज आया मेरे पास में, कुछ इंटरेक्शन हुआ है। मैंने उनको बताया कि मैं जब आऊँगा तो कुछ डिटेल्स मामले में उनके साथ बातचीत करके उसे हल करना चाहता हूँ। तो कई चीज़ें हैं बोलने का, लेकिन क्योंकि हम आगे भी निकलना है और आज मुझे दिल्ली पहुँचना है, श्रीनगर तक हम बाई रोड जाएंगे, तो हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारा बेनिफिशरीज का भी कुछ हम बातें सुनेंगे। मैं फिर से आश्वासन देता हूँ कि आज का जो मुलाकात है हम लोगों के बीच में, जो एक छोटा सा मीटिंग है, ये बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही हम लोगों के लिए एक आगे का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। मैं यहाँ जितने भी लोगों ने इस मीटिंग का योजना किया है, अरेंजमेंट किया है, पूरी टीम को, डीसी और उनके पूरे ऑफिसर्स टीम, हमारे यहाँ के सीईसी के चेयरमैन साहब, हमारा अधिकारी जितना भी हैं, सबको बहुत बहुत मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और दोबारा हम जल्द आएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। 21 crores for Jammu and Kashmir and Ladakh Finance Corporation. Now I request Dr. Safdar Ali Saab to receive a sanction letter of rupees 10 CR from NMDMC from its minister. Thank you, sir. Esteemed guest on the dais, Shri Kiran Rijiju. With the formation of the UT, CIDCO corporation was formed, which is the sole corporation in the UT of Ladakh. Earlier in the state of Jammu and Kashmir, many corporations were there, which ultimately came under the umbrella of CIDCO here in UT of Ladakh, sir. So the work of CIDCO is spread over different facets, sir. Including now CIDCO has taken over the assets of various corporations like Jammu and Kashmir State Road Transport.
और लद्दाख के बारे में भी आपने इतना बताया कि इतने आपने वजह दिए हैं। स्पेशली बाकी में तो मुझे उतना ये नहीं है सर, क्योंकि मेरी पर्सनल ये लोन के बारे में आपको बताऊँगी। जब मैंने लोन लिया तो मुझे एहसास हुआ कि एक लोन एक जो है लोगों के लिए था, स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो थ्रू आपके ब्रांचेस के बहुत सारे लेडीज़ हो या जो भी जेंट्स है उन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके लिए आपके लिए थैंक यू वेरी मच। एज ए वुमेन जब हर कोई लड़की या कोई जो जेंट्स एथलेटेड नहीं होते, वो नहीं कर पाते या सिलेक्शन नहीं होते ड्यू टू कुछ रीज़न होते हैं, तो जब मैंने लोन लिया तो मुझे एहसास हुआ कि एक लड़की अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है, कुछ कर सकती है। तो ये लोन का होना एक माइनॉरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है सर। स्पेशल तो मैं चाहती हूँ कि इन ऐसे थोड़े से चेंजेस लाए स्कीम में, आप अगर कोई एम्प्लॉय नहीं भी हो तो उसको भी आप लोन ईजिली दे सकते हैं। बस थैंक यू। रिसेप्शन से पिछले साल मैंने ये लोन लिया था, बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है। तो इसका हमें फायदा होगा। मैंने रेडीमेड कर लिया था मैंने 5 लाख, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके कितने लोग काम कर रहे हैं साहब? एक एम्प्लॉय है सर। लास्ट ईयर लिया? हाँ लास्ट ईयर। कितना का था परफॉर्मेंस लोन? 3 या 5 लाख कर लिया। थैंक यू। एक्टिव और सक्सेसफुल रहा है। तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हमका पेंटिंग का सर वहाँ पे भी एक प्रोग्राम था, उसमें वहाँ पे भी ज्वाइन किया था। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा। सर मेरा नाम नीता है। उनसा जो जोर से सर मैंने 2020 में लोन लिया था 5 लाख। ये मैं तो ये लोन अलीबाग ऑटोमोबाइल का सर। मोबाइल का ऑटोमोबाइल। तो ये 5 लाख तो हमें बहुत कम होता है सर, थोड़ा अगर स्कीम बढ़ाएगा तो। आप एडिशनल एम्प्लॉय कीजिए सर हमारा स्कीम तो ठीक है सर, बाकी आपका फैमिली में और है लोग? फैमिली फैमिली में और भी लोग? है सर। ये आप हमारा एमडी साहब नहीं ना प्रोग्रेस किया, क्योंकि यहाँ का 5% रिटर्न्स है जो हमारे जो घरों से अभी तक 20 नफाज में निकाला है इस स्कीम को। मेरे आपसे गुजारिश है सर, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करेंगे तो हमको ये अच्छा हो जाएगा सर, क्योंकि इसमें एक और चीज़ का कमी है सर, हमारे लिए यहाँ पर फंड्स का ज़्यादा चाहिए सर। वही मेरा एक आपने अच्छा बोला, हमको आगे और सोचना होगा। इंशाल्लाह सर कैपेसिटी बढ़ गया तो वो काम बढ़ गया सर। मेरे बहुत मेरी सेविंग हो रखा था सर, क्योंकि इस लोन की वजह से मैं आज ना मेरी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट कर गया, एम्प्लॉयमेंट का सर, क्योंकि यहाँ पर कभी सर्विस का थोड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जाते हैं वो लगना नहीं चाहिए सर, क्योंकि हम अभी फैमिली से मिल जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का रिटर्न कोई नहीं मिलता है सर, वही खत्म करना चाहिए सर, गवर्नमेंट का रिटर्न सर। ये आपसे गुजारिश है सर। अच्छा जुले सर, नमस्ते। मैंने घड़ी की दुकान का लोन लिया था, फिर उसने अभी थोड़ा ठीक चल रहा था। हाँ जी सर। कितने लोग हैं आपके साथ काम करने वाले? हाँ जी कितने लोग काम कर रहे हैं? कहाँ से मैंने घड़ी की लोन लिया था। घड़ी की हाँ जी हाँ जी जी सर। आपको हाँ आपको चला गया सर। हाँ जी है ना, तो चाहे वो 2-3 लाख ही हो तो उसके लिए हमें गारंटर बहुत ज़रूरी होता है सर। तो उसका अगर आप कुछ करते हैं स्पेशली जेंट्री में तो बहुत ज़रूरी होते हैं गारंटर, वो भी एम्प्लॉयड। तो अगर इसका कुछ आप कर सकते हैं तो आप प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि 2-3 लाख के लिए आप गारंटर ढूंढना भी मुश्किल होता है। घर में किसी के एम्प्लॉय तो हर किसी का के घर में एम्प्लॉय नहीं होता है, तो उसके लिए आप प्लीज़ कुछ कर दीजिए। थैंक यू। इमाम ज़मान शफ़ी मुबारकी
شقيقة مباركة بازويكا ترى تنصفرا يسمزات بسبيسة تنصيب تشوف سنة جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سيكسرمز دي مليوتكو مهدية زهرا تشوف سنة جدا وزن عيار حق انزر بيان به حق نقام يستريموني إماموني حكومة أشيبة من جي أشيبة من وقتی که اکثریتنا امامون حکومت مربوطنا یا امام صادق امام باقر دور زمانه حکومت من یون سے امام قدم چل رہی یا امام तो पहला विजिट है सर करगिल में और मिनिस्टर बनने के बाद सर और प्राइम मिनिस्टर का जो थर्ड टर्म है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सर तो एज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर क्या फोकस रहेगा सर पर्टिकुलरली करगिल जो एक फ्रंटियर गाँव डिस्ट्रिक्ट है साथ ही साथ एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं मंत्री बनने के बाद पहली बार करगिल में आया हूं और कल मैं लद्दाख के लेह साइड में था, आज करगिल साइड में आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनॉरिटीज के लिए हमारा 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उसमें प्रमुख सबसे बड़ा माइनॉरिटी है मुसलमान, फिर उसके बाद क्रिश्चियन, सिख, फिर बौद्ध, जैन, पारसी। हमारे जितने माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए विशेष डेवलपमेंट का पैकेज अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर का बनाया हुआ है। उसके हिसाब से आज मैं करगिल में देखा है काफी लोगों को इसका बेनिफिट्स मिला है। मैं आगे और भी तेजी से प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास का मंत्र को लेते हुए हर एक, यहाँ खास करके बौद्ध और मुस्लिम्स का मेजोरिटी है, तो विशेष रूप से दोनों समुदाय के लिए हम लद्दाख में काम करेंगे। यहाँ का लाइफ को ठीक करने के लिए खास करके हेल्थ, एजुकेशन और स्किलिंग में ट्रेनिंग के लिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा बाकी के लिए भी। तो ऐसा काफ़ी चीज़ हम लोग करने वाले हैं। और इंडिविजुअल बेनिफिशरीज के लिए हम लोग जो लोन देते हैं उसका भी आज मैंने बेनिफिशरी से सुना, काफ़ी अच्छा हुआ। कुछ सुधार का भी सुझाव आया है, वो हम ज़रूर देखेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से यहाँ के कल्चरल हेरिटेज, यहाँ के स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, कल्चरल हेरिटेज के साथ साथ में यहाँ और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम मदद कर सकते हैं। सर जैसे कल आपने कल्चरल सेंटर का फाउंडेशन शुरू किया था, वो अभी हम बात करेंगे, प्रपोजल मंगाएंगे यहाँ से। करगिल का कल्चरल हेरिटेज कोई अच्छा चीज, लेकिन उसको एजुकेशन के साथ जोड़ना होगा, उसमें शिक्षा देना होगा। यहाँ जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है हम बात करेंगे, और उसमें हमारे मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का कैसे हम आधुनिकीकरण कर सके, क्वालिटी बढ़ा सके, इसके लिए हम मदद करेंगे। और साथ साथ में कल्चरल हेरिटेज को भी हम मदद करेंगे। सर जैसे कि आपको पता है सर, जोजिला बंद होने के बाद 6 महीने के लिए अभी हमारा टनल तो बंद है सर, मगर तब तक के लिए भी यहाँ पे 6 महीने के लिए पूरा कटा रहता है सर। वो तो टनल बनने के बाद ठीक हो जाएगा। भलाई के लिए, उन लोगों की जिंदगी को और सुधारने के लिए क्या करेंगे? ये हमारे और से लोगों को इंडिविजुअल के दृष्टि से भी और कम्युनिटी के दृष्टि से भी काफी मदद मिल रहा है। उसका यहाँ के लाइफ में काफी बदलाव होगा और आगे और भी तेजी से काम करने वाला। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा ना, 3 गुना स्पीड में हम काम करेंगे, तो हम 3 गुना स्पीड में लद्दाख के लिए भी काम करेंगे। और माइनॉरिटीज के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है किसी ने नहीं किया है, और दुनिया में किसी एक देश में माइनॉरिटी एक्चुअली सबसे ज्यादा सेफ और सबसे अच्छा जिसका देखभाल हो रहा है तो हमारा हिंदुस्तान में हो रहा है। कभी 1-2 लोग गलत बातें करते हैं ना, राजनीतिक कारण से पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ नैरेटिव चलाते हैं, वो सही नहीं है। इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर में माइनॉरिटी जितना सेफ है दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने पहले का भी रिकॉर्ड देखा है, आज का भी देखा है।
हिंदुस्तान में सब रहना चाहते हैं और एक दो लोग गलत बात करते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए।